कभी टनल 33 का नाम सुना है? शिमला की पहाड़ियों में एक पुरानी सुरंग है। बहुत सी ट्रेनें वहां से गुजरती हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर तुम सुरंग के अंदर जाकर जोर से उसका नाम लो, बारोग, तो वहां से कोई जवाब जरूर आता है। ना कोई सपना, ना कोई वहम, सच में जैसे कोई सुरंग के अंदर से वापस बोल रहा हो। बारोग, एक नाम जो अब इस पहाड़ी में बस गया है। एक नाम जो कभी एक आदमी था, अंग्रेजों के ज़माने का इंजीनियर। उसे ये सुरंग बनानी थी पहाड़ के आर पार, पर कुछ गलत हो गया। सुरंग का रास्ता गलत काट दिया गया। जो सुरंग एक रास्ता बननी थी, वो उसकी कब्र बन गई। लोग कहते हैं शर्म और गलती के बोझ ने उसे तोड़ दिया और उसने खुद की जान ले ली। लेकिन क्या वाकई ये बस इतना ही था? कहते हैं बारोग अब भी वहां है। उसकी आत्मा उस सुरंग में भटकती है और वह अकेला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने वहां एक औरत को देखा है, काले कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में गुस्सा, जो अपने कुपोषित बच्चे को लिए चीखती है। कभी कभी एक सिग्नल मैन दिखता है, हाथ में हरी बत्ती लिए, जैसे रास्ता दिखा रहा हो। लेकिन जो भी उसके पीछे गया वो कभी नहीं लौटा। इसके अलावा और भी कई कहानियां हैं उस सुरंग के आसपास लोगों के बीच गूंजती हुई, जिसके बारे में मैं आपको कहानी में आगे डिटेल में बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे ये बस कहानियां हैं, बस डराने के लिए। तो मैं आपको इससे जुड़ा एक रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम बस कहानियां सुनते हैं, लेकिन जिनके साथ ये होता है वो ही समझ पाते हैं कि असल में डर कैसा होता है। ये है हॉन्टिंग पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट राहुल। दोस्तों, कहानियों के बदले में मैं आपसे बस इतना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, या फिर आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरा चैनल और आगे बढ़े, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये बात है सन 1990 की, जब मैं अकेला सफ़र कर रहा था कालका से शिमला। रात का वक्त था, ठंडी हवा, खामोशी। पहाड़ों में ट्रेन का सफ़र कुछ अलग ही सुकून देता है। लेकिन फिर अचानक ट्रेन रुक गई, एकदम से, बिना किसी स्टेशन के, बिना कोई हॉर्न दिए। लोहे की पटरियों पे ट्रेन के पहियों की खींचती हुई आवाज़ आई और फिर सन्नाटा। अब भारतीय रेल में जो होता है वही हुआ। 5-10 मिनट सब चुप बैठे। फिर लोगों ने इधर उधर देखना शुरू किया, खिड़कियों से बाहर सिर निकालने लगे। किसी ने कहा, अरे यार, फिर से सिग्नल गया क्या? कोई बोला, ये ड्राइवर तो हर बार यहीं रोकता है, पटरी के किनारे अगरबत्ती वगैरह जलाकर फिर चलेगा। एक अंकल बोले, शायद शादी ब्याह वाले पैसे देकर ट्रेन रोक लेते हैं, पता नहीं अब कौन सा वीआईपी आ गया। मैं तीसरे डब्बे में बैठा था। लकड़ी की सीट थी। लोहे की खिड़की में से हल्की सी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं आधी नींद में था और इसी झटके से उठ गया था। थोड़ी देर बाद सोचा, चलो नीचे उतर कर देखते हैं। वैसे भी जब तक लोग रेलवे को गाली दे रहे हैं तब तक खतरा नहीं है। तो मैं भी कूद गया पटरियों पर। और भी कई लोग नीचे आ गए थे। कोई पटरी किनारे हल्का हो रहा था, कोई बीड़ी पी रहा था, और बाकी लोग आपस में रेलवे को कोस रहे थे। रात थी, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी वो थी धुंध। इतनी घनी कि हाथ सामने करो
तो भी साफ ना दिखे। मैंने भी सोचा ट्रेन रुकी है तो मौका है, मैं भी हल्का हो लेता हूँ। फिर किनारे पेशाब करते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी मेरी नज़र इंजन की तरफ गई। ट्रेन एक सुरंग के आगे रुकी थी और लोको पायलट और गार्ड वहाँ कुछ कर रहे थे। तभी मेरे पीछे से किसी ने हल्के से फुसफुसाती हुई आवाज़ में मेरा नाम पुकारा, अर्जुन। मैं तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ मेरे इतने पास कोई था ही नहीं जो मेरे कानों में आके फुसफुसाता और इतनी जल्दी दूर चला जाता। तो मैंने मुझसे थोड़ी दूर पे खड़े लड़के से पूछा, जो ठंड में बीड़ी का मज़ा ले रहा था, क्या तूने मेरा नाम लिया? वो लड़का बोला, नहीं तो, मैं तो तुझे जानता भी नहीं। फिर मैंने कहा, तूने कुछ सुना नहीं? वो बोला, क्या भाई, पी रखा है क्या? मैं क्या करता, चुपचाप किनारे खड़ा हो गया। ट्रेन को रुके हुए करीब 20 मिनट हो गए थे। अब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा। मैं ट्रेन के साइड से इंजन की तरफ बढ़ने लगा। एक डिब्बे की दूरी पार ही की थी मैंने कि तभी मुझे आगे सुरंग के पास एक लंबा सा आदमी खड़ा दिखाई दिया, जिसने सफ़ेद रंग की यूनिफॉर्म जैसा कुछ पहना हुआ था। मुझे लगा शायद वो ट्रेन का गार्ड होगा। तभी मेरी नज़र उसके बगल में एक साइन बोर्ड पर गई। वहाँ लिखा था, टनल नंबर 33। मुझे वो नाम जाना पहचाना लगा। बारोग स्टेशन, बारोग टनल, और बचपन में सुनी वो कहानी, एक अंग्रेज़ इंजीनियर जिसने सुरंग गलत काट दी थी, जिसकी वजह से उसका मजाक बना और जिसने खुद को गोली मार ली थी। मुझे याद तो सब कुछ था, लेकिन जो मुझे नहीं पता था वो ये था कि उस रात मुझे खुद उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैंने सुना वो मुझे पुकार रहा था, अर्जुन। बस एक बार नाम लिया और चुप। अब दिमाग मेरा जवाब देने से इनकार कर चुका था। मैं उसकी ओर खींचा चला गया। पांव खुद ब खुद चल रहे थे, जैसे मेरा मन कंट्रोल में ही नहीं था। मैं अब ठीक उसके सामने खड़ा था। मेरे कुछ बोलने से पहले उसने कहा, मैंने सबका भरोसा तोड़ा, सबका। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खालीपन था। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब? और फिर उसने बोलना शुरू किया, इसी सुरंग के पास मुझे दफनाया गया था, लेकिन मेरी आत्मा अब भी यहाँ है। मैं जैसे किसी तरह के सम्मोहन में था। मुझे पता ही नहीं चला। ट्रेन चलना शुरू कर चुकी थी। तभी ट्रेन के हॉर्न ने मेरा ध्यान खींचा। वो आदमी अब भी वहाँ खड़ा था, लेकिन मैं ट्रेन की तरफ दौड़ा और ऊपर चढ़ गया। जाते जाते उसने फिर से कहा, उनसे कहना मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता था कि सुरंग सही बने। उस ठंड में पसीने से लथपथ मैं अपने सीट पर आके बैठा। कुछ देर मुझे समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। फिर मेरी हालत देखकर सामने की सीट पर बैठे एक बुजुर्ग ने मेरा हालचाल पूछा। मैंने उन्हें सब बताया। फिर उन्होंने कहा, वो कर्नल बारोक की आत्मा है। वो उसी को दिखाई और सुनाई देती है जिस पे उनकी मर्जी होती है। डरने की बात नहीं है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जिसके साथ ये सब होता है वो कैसे ना डरे। मैं तो खिड़की का कांच नीचे करके अपनी सीट पर जम गया। फिर कुछ मिनट बाद जब ट्रेन टनल से बाहर आई तो मैंने देखा कांच पे धुंध के ऊपर उंगलियों से लिखा था, आई एम सॉरी। अब जब भी मैं शिमला जाता हूँ और बारोग स्टेशन आता है तो मैं सिर झुका लेता हूँ।
देखो, अगर तुम बारोक के भूत को समझना चाहते हो तो पहले तुम्हें उसके पीछे के इंसान को समझना पड़ेगा। कर्नल बारोक कोई खलनायक नहीं था, वो बस एक ब्रिटिश इंजीनियर था। साल था 1898। उसे एक ऐसा काम सौंपा गया था जो उस वक्त नामुमकिन लगता था। पहाड़ों की चट्टानों के बीच से एक सुरंग काटकर रेलवे लाइन बनाना था। उस समय शिमला ब्रिटिश सरकार की गर्मियों की राजधानी हुआ करती थी और शिमला को बाकी देश के हिस्सों से तेजी से जोड़ने के लिए बनाई जा रही थी कालका शिमला रेलवे। ऊंचे पहाड़, फिसलती मिट्टी, मौसम का कोई भरोसा नहीं, लेकिन उस वक्त के ब्रिटिश अफसरों का घमंड था, कुछ भी हो जाए काम रुकना नहीं चाहिए। कर्नल बारोक ने एक तेज तरीका सुझाया। बोला, हम सुरंग को दोनों तरफ से एक साथ खोदेंगे, एक सिरा यहाँ से, एक सिरा वहाँ से, बीच में जाकर मिल जाएंगे, इससे वक्त बचेगा। पर उनके कैलकुलेशन में गलती हो गई और जब दोनों तरफ से खुदाई पूरी हुई तो सुरंगें आपस में नहीं मिली। दोनों सुरंगों में कई मीटर का फर्क था। वो गलती सिर्फ शर्मनाक नहीं थी, वो उसका अंत थी, करियर का, इज्जत का, सब कुछ का। अंग्रेजी हुकूमत ने उस पर सिर्फ 1 रुपए का जुर्माना लगाया, दिखावे के लिए 1 रुपए की सज़ा, लेकिन दुनिया के सामने वो एक तमाशा था। वो सरकार की नज़र में अब नाकाम था, एक कलंक बन गया था और अपनी नज़र में शायद उससे भी बुरा। कहते हैं उस नाकामी के कुछ दिन बाद एक सुबह कर्नल बारोक अपने कुत्ते के साथ जंगल की ओर निकले। हाथ में एक रिवॉल्वर था और दिल में शायद बहुत कुछ टूटा हुआ। वो फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी लाश सुरंग से ज्यादा दूर नहीं मिली। छाती में गोली का निशान था और उनका कुत्ता वहीं बैठा था, हिला तक नहीं था, उन्हें छोड़कर नहीं गया था। शायद दया से या शायद पश्चाताप में अंग्रेजों ने उन्हें वहीं दफना दिया, उसी जमीन पर जहां उनका सपना अधूरा रह गया था। जब कर्नल बारोक की मौत के बाद काम रुक गया तो सुरंग का प्रोजेक्ट एक नए चीफ इंजीनियर को सौंपा गया, एचएस हैरिंगटन। लेकिन ये रास्ता अब भी आसान नहीं था। चट्टानें अब भी वहीं थी, डर भी, नाकामी की परछाई भी, क्योंकि यह काम लगभग नामुमकिन था। और तभी वहां के एक बाबा सामने आए जिनका नाम था बाबा भलकू। ना वो कोई इंजीनियर थे, ना उनके पास कोई नक्शा या नाप जोख था। लोग कहते थे उनमें चमत्कारी शक्तियां थीं और कहते हैं किसी गहरी समझ या शायद किसी दिव्य शक्ति के जरिए उन्होंने मजदूरों को नया रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो ज़्यादा सुरक्षित था। करीब 1 किलोमीटर दूर एक नई सुरंग खोदी गई और वो काम जो कभी अधूरा रह गया था सन 1903 में पूरा हुआ। आज भी शिमला की ओर जाने वाली छोटी ट्रेन उसी सुरंग से गुजरती है। उसका नाम है टनल नंबर 33। लेकिन कर्नल बारोक की कहानी, वो आवाज़ आज भी भटकती है। वो उस अफसर की है जो असफल हुआ था। अगर तुम कभी उस पुरानी अधूरी सुरंग के पास जाओ जो अब टूटी फूटी वीरान पड़ी है, तो शायद कुछ महसूस करोगे, एक अधूरेपन का बोझ, जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो पर शर्म के मारे कुछ कह नहीं पा रहा हो। एक ऐसी आवाज़ जो अब भी सुनने का इंतज़ार कर रही है, अपने नाकामी के लिए माफ़ी मांग रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं टनल 33 से जुड़े भूतिया कहानियों के बारे में बताऊंगा।
और सबसे आखिर में मैं आपको एक रियल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, जिसमें कुछ लोग उस टनल के पास गए और उनके साथ क्या हुआ। क्योंकि कभी कभी सबसे डरावना डर चीखों में नहीं बल्कि खामोशी में होता है। लोग हमेशा कर्नल बारोक की ही बात करते हैं, वो बदकिस्मत इंजीनियर जो शर्म और नाकामी के बोझ के तले मर गया। उसकी कहानी वाकई बहुत दुख भरी है और सबसे ज़्यादा मशहूर भी। लेकिन सच ये है कि टनल नंबर 33 सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। वहाँ कर्नल बारोक के अलावा और भी कई चीज़ें, या कहें डरावनी या भूतिया चीज़ें हैं। अगर आप आसपास के लोगों से बात करो तो वो आपको बताएंगे टनल 33 सिर्फ एक आत्मा का घर नहीं है, वहाँ कई कहानियाँ हैं, कई आत्माएं हैं। रेलवे के पुराने कर्मचारी, वो गार्ड जो रात भर अकेले खड़े होते हैं, स्टेशन के पास चाय बेचने वाले जो सालों से वही सब कुछ देखते आए हैं। हर किसी ने कुछ ना कुछ देखा है, कुछ महसूस किया है, और हर एक की कहानी अलग है। एक एक करके मैं आपको वो सारी कहानियां बताता हूं। पहला है, टनल 33 के पास जो जंगल की चुप्पी है, उसमें कुछ आवाज़ें दबी हुई हैं, और उनमें सबसे अजीब है एक औरत की चीख। कई लोग कहते हैं रात के वक्त जब स्टेशन पर आखिरी ट्रेन गुजरती है तो पास के पहाड़ों के बीच से किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती है। जिन लोगों ने उसे देखा है वो कहते हैं कि वो सुरंग के अंदर बाहर करती रहती है, रोती हुई, किसी चीज़ को ढूंढती हुई। वो काली साड़ी पहने हुए होती है, गोद में एक कुपोषित सा बच्चा होता है जो एकदम शांत सो रहा होता है। उस औरत का चेहरा पीला सा उलझन भरा होता है, जैसे वो समझ ही नहीं पा रही हो कि वो अब इस दुनिया में है या वो मर चुकी है। और फिर ठीक उससे पहले जब वो गायब होती है, वो जोर से चीखती है, एक ऐसी चीख जो सीधे हड्डियों में उतर जाती है, जिसको सुनने के बाद कुछ देर तक सांस लेना भी भारी लगने लगता है। बरसों पहले की बात है। कुछ लोग कहते हैं वो एक गर्भवती औरत थी जिसे सुरंग के पास किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं उसका पति सुरंग में काम करने गया था और फिर कभी नहीं लौटा, और वो उसे ढूंढते ढूंढते सुरंग में भटक गई, फिर अंधेरे में खो गई। जो भी सच हो वो अब भी खोज रही है, और भगवान ना करे अगर उसने आपको वो इंसान समझ लिया जिसे वो ढूंढ रही है, तो फिर तो भगवान ही आपको बचा सकता है। दूसरी कहानी है सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल। लोग उसका नाम धीरे से लेते हैं, उन्हें डर है अगर ज़ोर से बोल दिए तो कहीं वो सुन ना ले। काली साड़ी वाली औरत की तरह वो रोती नहीं है, चिल्लाती भी नहीं है, बस देखती है चुपचाप। सुरंग के अंदर से कोहरे में उसकी आंखें लाल अंगारे जैसे चमकती है, एकदम स्थिर, जैसे वो तुम्हारे आर पार देख रही हो। लोग कहते हैं अगर तुमने उससे नज़र मिला ली और जरा सा भी ज़्यादा देर देखा तो तुम्हारे पैर अपने आप चलने लगते हैं सुरंग की तरफ, उसकी तरफ, फिर तुम कभी नहीं लौटते। तीसरी कहानी है एक सिग्नल मैन की जो हरी बत्ती दिखाता है, हरी टोपी, लाल जैकेट और हाथ में पुराने ज़माने वाला रेलवे का लैंप लिए हुए। कई यात्रियों ने बताया है कि जब ट्रेन अचानक टनल के पास धीमी होती है तो सुरंग के मुहाने पर एक आदमी खड़ा दिखता है। उसके हाथ में हरा सिग्नल होता है और वो इशारा करता है आगे बढ़ो। पर असली गार्ड कहता है उसने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा। रेलवे के रिकॉर्ड्स बताते हैं
बरसों पहले एक सिग्नल मैन एक ट्रेन को सुरंग के अंदर भेजते वक्त खुद उसी ट्रैक पर आ गया था। धुंध इतनी घनी थी कि लोको पायलट ने देखा नहीं और फिर वो सिग्नल मैन ट्रेन के नीचे कुचल कर मारा गया। तब से लोगों को कई बार उस सिग्नल मैन की आत्मा टनल के बाहर हरी बत्ती हाथ में लिए ट्रेन को आगे बढ़ने का इशारा करते हुए देखा गया है। अब चौथी कहानी। सबसे डरावनी कहानी वो है जिसकी कोई शक्ल नहीं है, बस दो जलती हुई आंखें हैं। कई रात के चौकीदार बताते हैं जब वो पहरा देते हैं उन्हें महसूस होता है जैसे कोई झाड़ियों में चल रहा है, पर जब वो टॉर्च घुमाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ दो गहरे लाल अंगारे जैसी आंखें दिखती हैं जो टनल के अंदर से देखती हैं। न चेहरा न शरीर, बस आंखें। कुछ कहते हैं यह आत्मा बारोक से भी पहले की है, जब ये पहाड़ वीरान थे और लोग इस इलाके में जाने से डरते थे। शायद कोई पुराना राक्षस, उसका कोई नाम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, बस एक एहसास है जैसे कुछ बहुत पुराना अब भी जाग रहा है। और फिर एक ऐसी कहानी जिसे कोई बताना नहीं चाहता। ये उन रातों की बात है, बरसों पहले, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात, जब सुरंग का काम चल रहा था और सैकड़ों मज़दूर आसपास के टेंटों में सोया करते थे। फिर एक एक करके आदमी गायब होने लगे। कोई चीखते हुए खींच लिया जाता, कोई बस सुबह तक वापस नहीं आता, और जो मिलते उनकी हालत देखकर लोग सन्न रह जाते थे। शरीर का आधा हिस्सा जैसे किसी ने चबा डाला हो। ना पंजे के निशान, ना किसी जंगली जानवर के होने का कोई सबूत। जिन्होंने उसे देखा था वो बताते थे कि वो कुछ ऐसा था जो आधा आदमी था, आधा भेड़िया, लंबा सा, 7 फीट से भी ज़्यादा। लोग उसे वेयरवुल्फ कहते थे। कहते हैं कर्नल बारोक ने एक शिकारी दल के साथ खुद उसे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो कभी नहीं मिला। अब मैं आपको वो रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहा था। ये कहानी थोड़ी अलग है। इसे मैंने कोई लोक कथा या अफवाह की तरह नहीं सुना, बल्कि पढ़ा था करीब 10 साल पहले एक वेबसाइट पर। उस ब्लॉग का टाइटल था टनल 103 का भूत, शिमला की मेरी डरावनी रात का अनुभव। 17 जुलाई 2014 को छपा ये लेख, जिसे लिखने वाले थे अनुज कुमार, चंडीगढ़ से। अब ध्यान रहे, ये टनल 33 नहीं है, और अगर ये कहानी आधी सच भी है तो टनल 103 शायद बाकी सुरंगों से ज़्यादा डरावनी है। अब मैं कहानी आपको अनुज कुमार की ज़ुबानी सुनाता हूँ। मैं अनुज कुमार और मेरा दोस्त विवेक, हम दोनों ने काफ़ी कुछ सुन रखा था शिमला के भूतिया टनल के बारे में, और एक दिन अचानक हमने तय किया कि हमें टनल 33 की सच्चाई खुद जाकर देखनी चाहिए। हमें वहाँ जाकर और भी भूतिया टनल के बारे में पता चला। टनल 103। बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी, ब्रिटिश भूत, ट्रेन के आगे छलांग लगाती औरत और न जाने क्या क्या। तो हमने अपनी भूत खोज यात्रा शुरू की, चंडीगढ़ से शिमला की ओर बाइक पर। हम तो बस 2 आम लड़के थे जो ये देखना चाहते थे कि हमारी हिम्मत कितनी है। और हाँ, दिल के किसी कोने में ये भी था कि काश एक असली भूत दिख जाए, पर अंदर से हम डर भी रहे थे। करीब रात के 11:30 बजे हम अपने होटल के कमरे से निकले। टनल होटल से कोई
1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। ज़्यादा नहीं था, लेकिन उस रात हर मीटर भारी लग रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज़, बस हमारी बाइक की हल्की सी आवाज़ और ठंडी हवा। जैसे जैसे हम उस टनल के पास पहुंचे, दूर से ही उस टनल का काला मुंह दिखने लगा और उस पर नज़र पड़ते ही मेरे अंदर डर समा गया। सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है, जैसे सुरंग के अंदर कोई था। मेरा अंतर्मन चीख चीख के कह रहा था कि वो एक कदम भी आगे नहीं जाना चाहता था, पर विवेक वो जिद पर अड़ा था। डर के बावजूद वो बोला, बस एक बार अंदर जाना है, बस एक बार देखना है। शायद वो जानना चाहता था कि कहानियों में कितनी सच्चाई है, या शायद वो सिर्फ खुद को साबित करना चाहता था। टनल के अंदर काला अंधेरा था। मैं बाहर ही रुक गया और विवेक अकेला उस सुरंग की तरफ बढ़ गया। कुछ ही सेकंड में वो अंदर जा चुका था, मेरी नज़रों से ओझल। मैंने ज़ोर से चिल्लाया, अगर कुछ हो तो आवाज़ देना, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कहीं वो चीखते हुए बाहर भागेगा या कुछ ऐसा देखेगा जो कभी ना भूले। अब 15 मिनट गुजर चुके थे और अंदर से कोई आहट तक नहीं थी। अब डर से ज़्यादा चिंता होने लगी। टनल ज़्यादा लंबा नहीं था, बस 10 मिनट में आ जा सकते थे, लेकिन विवेक को गए हुए 15 मिनट हो गए थे। मुझे जितने भी मंत्र याद थे सब मन ही मन दोहराना शुरू किया और सांस रोककर टनल के अंदर कदम रख दिया। विवेक और मैंने इससे पहले और भी कई भूतिया लोकेशंस को एक्सप्लोर किया था, लेकिन ये जगह उनमें सबसे ज़्यादा डरावनी थी। टनल के अंदर टॉर्च की रोशनी काम नहीं आ रही थी। मैं टनल के अंदर थोड़ा ही गया था और मुझे आवाज़ें आने लगी, कदमों की, जो धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। तभी कोई चीज़ तेज़ी से आके धड़ाम से मुझसे टकराई। मैंने टॉर्च उठाकर देखा, वो विवेक था। सांसें तेज़, पसीने में भीगा हुआ, घबराहट से भरा हुआ और लगभग बेहोश हो गया था। मैं उसे खींचते हुए टनल के बाहर निकलने लगा और फ़ोन पे 100 नंबर डायल किया। तभी विवेक ने मुझसे कहा, किसी को मत बुला, बस यहाँ से बाहर निकल। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जैसे वो मौत को बहुत करीब से देखकर आया हो। विवेक मुझे पकड़कर बाहर भागने लगा। बाहर आकर मैंने बाइक जल्दी से स्टार्ट किया और विवेक को लेकर वहाँ से निकल गया। हम करीब रात में 1:30 बजे होटल पहुँचे। विवेक अब भी डर से कांप रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ था वहाँ, क्या देखा तूने? करीब आधा घंटा लग गया उसे नॉर्मल होने में। फिर उसने कहना शुरू किया, मैंने उसे वहाँ टनल के अंदर देखा। वो सफ़ेद साड़ी में थी, उसका सर फटा हुआ था और उससे खून बह रहा था और उसके पैर उल्टे थे। उसने सिर उठाया, आंखों में अजीब सा डर था और बस इतना बोला, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। उसकी हालत देखकर मैंने और कुछ नहीं पूछा। मैंने उससे कहा, सो जा, सुबह बात करेंगे, और मैं खुद लेट गया। लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थी, जैसे नींद उससे कोसों दूर थी। मैं लाइट ऑन करके सो गया। फिर सुबह करीब 10 बजे मेरी नींद टूटी। दरवाजे पर सर्विस बॉय खटखटा रहा था। मैंने उठ के देखा
विवेक अब भी वैसे ही बैठा हुआ था जैसा रात में था। वो बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, हमें वहां नहीं जाना था, हमें वहां नहीं जाना था। मैंने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन लगाया जो थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र के बारे में जानता था, और उसे सब कुछ बताया जो उस टनल में हमारे साथ हुआ। उसने थोड़ा रुकते हुए मुझे कहा, विवेक को तुरंत लेकर ठाकुर द्वार मंदिर लेके जा, वहीं उसका कुछ हो सकता है। मैंने देरी ना करते हुए 11 बजे होटल से चेकआउट किया और विवेक को लेकर ठाकुर द्वार मंदिर निकल गया। जाते जाते रास्ते में अचानक विवेक जोर जोर से चिल्ला के मुझे बाइक रोकने को कह रहा था। मैं समझ गया था ये उस आत्मा का असर है जो उसे मंदिर जाने से रोक रही है। लेकिन मैं जैसे तैसे विवेक को लेकर मंदिर पहुंचा, और जैसे ही बाइक मंदिर के बाउंड्री के अंदर पहुंची, विवेक बेहोश होकर बाइक से नीचे गिर गया। शिमला में हम 2 दिन और रुके। मैंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया था और विवेक उसे वापस चंडीगढ़ ले जाया गया। वो उस सदमे से इतना डरा हुआ था कि उसे नॉर्मल होने में 1 महीने लग गए। और फिर हमने भूतिया लोकेशंस पर जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी शिमला के भूतिया टनल्स की कहानी। दोस्तों, ये कहानी यहाँ तक सीमित नहीं है। कहते हैं शिमला में ऐसे कई भूतिया टनल्स हैं जिनमें लोगों ने भूतिया एक्टिविटीज़ रिपोर्ट की हैं। अगर कहानी आपको पसंद आई तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, नीचे कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों से जुड़ सकूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं डर के एक नए साए में।